सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रंजीत चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से YouTube चैनल जिसका नाम है रंजीत चौरसिया द फिजिसिस्ट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलेंगे फिजिक्स के लेक्चर्स हिंदी में। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कंटेंट इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत हो रही है। और ऐसे हालात में, इस पैंडेमिक के हालात में, जब हम बहुत ज़्यादा हद तक ऑनलाइन एजुकेशन पर डिपेंडेंट हैं, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। वीडियो लेक्चर्स की इस सीरीज में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का पूरा सिलेबस कवर करेंगे हिंदी में, साथ ही साथ IIT JEE और नीट के कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं इस लंबे सफर का पहले कदम से, क्योंकि सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, उसका आगाज पहले कदम से ही होता है। और पहला कदम है पहला चैप्टर। क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। देखिए बच्चा, भले से आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, उसको आप इंग्लिश में भी सीखते चलिए, क्योंकि जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो आपको मैक्सिमम पढ़ाई इंग्लिश में ही करनी है। तो अगर आपको इंग्लिश टर्म्स, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं है, तब आपको बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए हम लोग इंग्लिश के टर्म्स और टर्मिनोलॉजी को भी सीखते चलेंगे, ताकि आगे चलकर हमको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, वैद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे एक पुरानी याद से। बचपन में हम सभी ने ये जादू देखा और दिखाया है। एक वो वक्त था जब जादू पे भी यकीन था, और अब ये एक वक्त है जब हकीकत भी फंसाना लगता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको लगता है कि आप समझदार हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि समझदारी एक बीमारी है जो उम्र के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। आप खुद सोच कर देखिए कि जब आप छोटे थे तो आपके जहन में कितने सारे सवालात आते थे। हर चीज़ों के पीछे का आप कारण जानना चाहते थे कि ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये कैसे हो रहा है, जो एक वैज्ञानिक करता है। बचपने से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, आपके अंदर की जिज्ञासा खत्म हो जाती है, आपकी क्यूरोसिटी खत्म हो जाती है। आपको अपने अंदर के बचपने को बचा कर रखना है, अपने अंदर के लड़कपन को बचा कर रखना है। चलिए जानते हैं, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि इसका कारण क्या है। क्यों किसी भी एक पदार्थ को ऐसे बालों से रगड़कर या किसी दूसरे पदार्थ से रगड़कर हम लोग कागज के टुकड़े के पास लाते हैं तो उस चीज को आकर्षित करने लगता है। इतिहास पे पहले थोड़ा सा हम लोग इसके इतिहास को भी जान लें। सबसे पहले यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने एक ऐसे पदार्थ का पता लगाया था। थेल्स ने एक ऐसे पदार्थ का पता लगाया था जो रगड़े जाने पर धूल के कणों को, कागज के टुकड़ों को, या पत्ती के टुकड़ों को, या छोटे छोटे पंखों को अपनी ओर आकर्षित कर पाता था, और उस पदार्थ का नाम था एम्बर। थेल्स ने एक ऐसे पदार्थ का पता लगाया जो रगड़े जाने पर छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर पा रहा है, और उस पदार्थ का नाम था एम्बर। और ये बात बहुत पुरानी है, ये बात है 600 ईसा पूर्व की। और अगर ये बात 600 ईसा पूर्व की है, यानी आज से कितने साल पहले की बात हो रही है? आज से लगभग 2600 साल पहले की बात है ये। तो 2600 साल पहले थेल्स ने एम्बर नामक एक पदार्थ का पता लगाया जो क्या कर पा रहा है, रगड़े जाने पर छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर पा रहा है। इसके बाद लगभग 2000 सालों तक किसी ने भी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। फिर
16वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक हुए, विलियम गिलबर्ट। देखिए मैं अभी माहौल बना रहा हूं, आपको लग रहा होगा फिजिक्स में इतिहास क्यों पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली में हम लोगों को जान लेना चाहिए कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, इससे आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं। आप बीच से उठाओगे, कहीं से भी बहुत डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। अभी हम माहौल बना रहे हैं। तो थेल्स हो गए, थेल्स ने एम्बर का पता लगाया। उसके बाद विलियम गिलबर्ट ने कुछ और ऐसे पदार्थों का पता लगाया जो रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाता था। और इसके बाद हम बात करते हैं सन 1646 की। 1646 में सर थॉमस ब्राउन, ये नाम याद रखिएगा आप, जनरल नॉलेज में काम आएगा। सर थॉमस ब्राउन। अब सर थॉमस ब्राउन ने क्या किया? सर थॉमस ब्राउन ने उस ऊर्जा को जिसके कारण एक पदार्थ को रगड़े जाने पर उसमें दूसरे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उस गुण का नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी। इंग्लिश में उन्होंने नाम दिया है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो नाम है ना इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले किसने दिया है? सर थॉमस ब्राउन ने। इलेक्ट्रिसिटी यही हिंदी में विद्युत है। और इस इलेक्ट्रिक शब्द की व्युत्पत्ति हुई है इलेक्ट्रम से, जो कि एक्चुअली में क्या है? इलेक्ट्रम एम्बर ही है। एम्बर जो पदार्थ है उसी को ग्रीक में इलेक्ट्रम कहते हैं। तो सर थॉमस ब्राउन ने सबसे पहला शब्द दिया, सबसे पहले इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया है, इस वर्ड को इंट्रोड्यूस ही किया है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो ये जो विद्युत है उस शब्द को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले वैज्ञानिक हैं सर थॉमस ब्राउन। और ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आया है? इलेक्ट्रिसिटी, इंग्लिश में जो इलेक्ट्रिसिटी है, हिंदी में जो विद्युत है, ये आया है एक ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रम से, जो एक्चुअली में एम्बर का ग्रीक नाम है, इलेक्ट्रम। ओके, तो ये रहा एक इतिहास कि थेल्स ने सबसे पहले एम्बर नामक पदार्थ का पता लगाया था। विलियम गिलबर्ट ने कुछ और ऐसे पदार्थों की खोज की थी जो रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाते थे। सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, इलेक्ट्रम, एम्बर। और चलिए अब जानते हैं कि क्या होता है विद्युत क्या है। देखिए, पहली बात तो आप कंफ्यूजिए नहीं, हम लोग विद्युत धारा की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बस बात कर रहे हैं विद्युत की। यानी कि बस बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, और उसमें भी हम लोग बात कर रहे हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि घर्षण विद्युत की। तो क्या है ये घर्षण विद्युत? उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहते हैं। यह विद्युत धारा नहीं है। जब आप चैप्टर 3 पहुंचेंगे वहां पे आपको विद्युत धारा पढ़ना है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहते हैं। और चूंकि यह विद्युत कैसे उत्पन्न हुआ है? यह विद्युत रगड़ने या घर्षण से उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे घर्षण विद्युत कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो क्या है विद्युत? उस ऊर्जा को जिसके कारण एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जा रहा है रगड़े जाने पर। और क्योंकि ये रगड़े जाने पर उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसे कहेंगे घर्षण विद्युत, यानी कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और जिस पदार्थ में यह गुण उत्पन्न हुआ है, जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ है, हम लोग बोलेंगे कि वो पदार्थ क्या हो गया है? वो पदार्थ हो गया है विद्युन्मय, यानी कि इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। तो अब थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगी, ये विद्युन्मय क्या है, ये इलेक्ट्रिफाइड क्या है? एक्चुअली में जब आप एक पदार्थ को रगड़ते हैं, जैसे कि उस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो ये क्या हो गया है? इसमें एक गुण उत्पन्न हो गया ना, उस गुण को हमने बोल दिया कौन सा गुण है? ये
ये पदार्थ अब विद्युन्मय हो गया है, ये पदार्थ इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, ये भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये बोलिए कि ये पदार्थ आवेशित हो गया है। ये पदार्थ क्या हो गया है? विद्युन्मय पदार्थ को ही क्या बोलेंगे? आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। तो यहां पर दो चीजें हम आपको बता रहे हैं। उस ऊर्जा को जिसके कारण एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, वो विद्युत कहलाता है। क्योंकि ये कैसे उत्पन्न हुआ है? घर्षण से उत्पन्न हुआ है, रगड़ने से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसे आप घर्षण विद्युत कहेंगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। और बिल्कुल भी आपको इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी में कंफ्यूजियाना नहीं है। विद्युन्मय या इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिस पदार्थ को रगड़ने पर उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया है, उसे कहेंगे कि वो पदार्थ क्या हो गया? इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, या वो पदार्थ आवेशित हो गया है। आवेशित हो गया है। अब देखिए, हम लोग आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश क्या है। उससे पहले हम लोग, आपने देखा होगा कि आपके इस चैप्टर के ऊपर लिखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यानी कि स्थिर वैद्युत है। चैप्टर 3 में आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। स्थिर वैद्युत क्या है, पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युतिकी, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? क्या है स्थिर वैद्युत? भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऐसे आवेशों को पढ़ना है, ऐसे आवेशों का अध्ययन करना है जो स्थिर हैं। स्थिर मतलब चलेंगे नहीं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में जो आवेश हैं वो स्थिर हैं, वो चलते नहीं हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक है, क्योंकि यहाँ पे जिस भी आवेश के बारे में आप पढ़ेंगे, जितने भी आवेशों के बारे में आप पढ़ेंगे, वो सभी के सभी स्थिर हैं। लेकिन जैसे ही आप चैप्टर 3 में जाएंगे, आवेश चलने लगेंगे। और जहाँ पे आवेश चलने लगेंगे, ऐसे आवेशों का आप अध्ययन करेंगे, तो आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। उस शाखा को जिसके अंतर्गत गतिशील आवेशों अथवा विद्युत धारा का अध्ययन किया जाता है, धारा विद्युत, या इसी को आप बोलेंगे गतिक वैद्युतिकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया है कि क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या है स्थिर वैद्युतिकी या स्थिर वैद्युत, और क्या है धारा विद्युत। एक बार फिर क्लियर कर लीजिए। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऐसे आवेशों का अध्ययन करते हैं जो क्या है? जो स्थिर है। स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे तो स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आएगा, और गतिक आवेशों का अध्ययन करेंगे तो गतिक वैद्युतिकी कहलाएगा, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। और सबसे पहला सवाल, पढ़ना तो आवेश के बारे में है, तो ये आवेश क्या है? आवेश स्थिर हो या आवेश चल रहा हो, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि ये आवेश क्या है? व्हाट इज चार्ज? आवेश क्या है? वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। सबसे पहला आप अपने जहन में ये बात डाल लीजिए। जैसे कि द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, जैसे कि तापमान एक भौतिक राशि है, जैसे कि वेग एक भौतिक राशि है, जैसे कि त्वरण एक भौतिक राशि है, वैसे ही बल भी एक भौतिक राशि है, काल भी एक भौतिक राशि है। आप क्लास 11th से बहुत सारी भौतिक राशियों को लेकर आए हैं, वहां पे चैप्टर 2 भौतिक राशियों के बारे में ही था। अब यहां पर हम लोग एक ऐसे भौतिक राशि की बात करेंगे, विद्युत। हमने कहा विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन ये भौतिक राशि क्या दिखाता है? जैसे मैं बोलता हूं द्रव्यमान, इस वस्तु का द्रव्यमान इतना है, इस वस्तु का द्रव्यमान इतना है, तो द्रव्यमान क्या हमें दिखाता है? द्रव्यमान दिखाता है अमाउंट ऑफ मैटर, द्रव्य की मात्रा को दिखाता है। जब हम लोग बोलते हैं यार इसका भार इतना है, इसका भार इतना है, मुझे उम्मीद है कि आपको द्रव्य और भार में अंतर पता होगा। जब हम भार बोलते हैं तो हम क्या बताना चाहते हैं? भार कहने का तात्पर्य यह है कि उस वस्तु को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है उस किस बल से खींच रहा है। पृथ्वी का आकर्षण बल जितने बल से खींचता है वही उसका भार है।
तो हर एक भौतिक राशि कुछ ना कुछ बताती है। तो ये जो वैद्युत आवेश है ये भी एक भौतिक राशि है। ये क्या बताता है? वैद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर, जिसे कोई पदार्थ अगर अर्जित कर ले तो अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच व्हेन ज्वाइंस बाय अ सब्सटेंस, that substance will be electrified and not that substance will produce or exhibit electrical properties। डरने की जरूरत नहीं है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी वही मीनिंग है जो हिंदी में है कि वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जो अगर कोई, जैसे कि मैं एक, समझ लीजिए कि मैं एक वस्तु हूं, अब मैंने आवेश को क्या किया है, अर्जित कर लिया है, यानी मैं आवेशित हो गया हूं। अगर मैं आवेश को अर्जित करूंगा तो मैं आवेशित हो जाऊंगा। और अगर कोई पदार्थ, अगर कोई वस्तु आवेशित हो जाता है यानी आवेश को अर्जित कर लेता है तो क्या हो गया है, इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, उसी को हम बोलते हैं कि आवेशित हो गया है। तो अब वो क्या करेगा, वो विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करेगा, वो विद्युत बल लगाएगा, वो अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। आने वाली लेक्चर में हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए हम लोग अभी वहां पे नहीं जाते। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि विद्युत आवेश क्या है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई क्या है विद्युत आवेश, तो क्या जवाब देंगे आप? वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अगर कोई पदार्थ अर्जित कर लेता है तो वह विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगेगा, क्योंकि वो क्या हो गया है, वो विद्युन्मय हो गया है, वो इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। अब हम जानते हैं कि भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। और आपको पता होगा कि अदिश किसको बोलते हैं और सदिश किसको बोलते हैं। तो वैद्युत आवेश है एक भौतिक राशि। कौन सी भौतिक राशि है? तो ये एक अदिश राशि है, याद रखिए, ये एक अदिश राशि है। ओके, एक एक डिटेल आपको पढ़ाएंगे, कुछ भी चीज आपसे छूटेगा नहीं। बस आपको करना यह है कि जितना मेहनत मैं यहां पे करूंगा उतनी मेहनत आपको भी करनी है। तो वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मैं आपको बता दूं, एसआई मात्रक बता रहा हूं पहले। एसआई मात्रक है कूलम। एसआई मात्रक होता है कूलम, कूलम, और इसको हम दिखाएंगे कैपिटल सी से। एसआई मात्रक है कूलम। एसआई मात्रक है तो सीजीएस मात्रक पे भी नजर डाल लीजिए। सीजीएस मात्रक है, देखिए पूछते हैं सब चीजें, ये सब चीजें हमसे पूछी जाती हैं। सीजीएस मात्रक क्या है भाई? आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्थैत कूलम, स्थैत कूलम। ओके, एसआई मात्रक है कूलम, सीजीएस मात्रक है आवेश का सीजीएस मात्रक, स्थैत कूलम है। दोनों में संबंध जान लीजिए। 1 कूलम, इसको एस टी कैपिटल सी से दिखा देता हूं, स्थैत कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्थैत कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्थैत कूलम। यही तो नॉलेज है, यही सब तो ज्ञान है जो आपको सीखते चले जाना है। तो वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है, उसका एसआई मात्रक है, अच्छा ये अदिश राशि है, एसआई मात्रक है कूलम, सीजीएस मात्रक है स्थैत कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्थैत कूलम। अब देखिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो जानकारी नहीं होगी ना, प्रयोगों से पता चलता है, धीरे धीरे प्रयोग होते हैं और विज्ञान आगे बढ़ता है। तो चलिए एक प्रयोग करते हैं ये जानने के लिए कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टैंड ले लेते हैं, ये हमने एक स्टैंड ले लिया और इस स्टैंड पे हमने एक कांच की छड़ ले ली, ठीक है। और इस कांच की छड़ को हम क्या करते हैं, पहले रेशम के कपड़े से रगड़ कर इस स्टैंड से लटका देते हैं और इसके बाद हम एक दूसरा कांच की छड़ को भी, एक दूसरे कांच की छड़ को भी रेशम के कपड़े से रगड़कर उसके पास लेकर आते हैं। जब आप दूसरे कांच के छड़ को भी, जिसे आपने रेशम के कपड़े से रगड़ा है, जब आप इसके पास लेकर आएंगे तो देखेंगे कि ये जो कांच की छड़ है इससे दूर जाती है, यानी क्या होती है, प्रतिकर्षित होती है। या फिर से सुनिए, हम एक प्रयोग कर रहे हैं। हमने लिया है कांच का छड़ जिसे रेशम के कपड़े से रगड़ा है,
और रेशम के कपड़े से रगड़कर उसे एक स्टैंड से लटका दिया। अब हम एक दूसरी कांच की छड़ लेते हैं, उसे भी रेशम के कपड़े से रगड़कर उसके पास लाते हैं, तो क्या होता है, ये जो कांच की छड़ है उससे दूर जाती है, यानी उससे प्रतिकर्षित होती है। अब हम एक दूसरा पदार्थ लेते हैं, हम ले लेते हैं अब एबोनाइट। अब हम ले लेते हैं एबोनाइट, और एबोनाइट के छड़ को भी हम लोग क्या करेंगे, एबोनाइट के छड़ को ऊनी कपड़े से या बिल्ली की खाल से, ऐसा है, एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़कर उसे क्या किया गया, एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़कर उसे भी एक स्टैंड से लटका दिया गया है। और अब एक दूसरा लेते हैं एबोनाइट की छड़, एक दूसरा एबोनाइट की छड़ लीजिए, उसे भी ऊनी कपड़े से रगड़िए और उसके पास लेकर आइए, तो आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, इससे प्रतिकर्षित हो रहा है, इससे दूर जा रहा है। फिर से देखिए, यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने कांच की छड़ ली है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, उसे स्टैंड से लटका दिया। दूसरी कांच की छड़ लिया, उसे भी रेशम के कपड़े से रगड़ा, और अब इसके पास लाते हैं तो ये इससे प्रतिकर्षित होता है। यहां पे क्या किया है, यहां पे एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़कर एक स्टैंड से लटका दिया गया। अब एक दूसरा एबोनाइट की छड़ लीजिए, उसे भी ऊनी कपड़े से रगड़कर उसके पास लाइए, तो ये जो छड़ है इससे प्रतिकर्षित होता है। अब तीसरा काम आपको क्या करना है, ये था प्रयोग नंबर 1, ये था प्रयोग नंबर 2। तीसरा प्रयोग आपको ये करना है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर लटका दिया स्टैंड से, और अब एबोनाइट की छड़ जिसे आप ऊनी कपड़े से रगड़कर इसके पास लाएंगे, अच्छा इसको दूसरा पदार्थ कर दूं ना, इसके पास लाएंगे, तो आप ये पाएंगे कि कांच की छड़ इसकी ओर आकर्षित होती है। यहां पे देखो, ये कांच है, ये भी कांच है, ये एबोनाइट है, ये भी एबोनाइट है, एबोनाइट भी एक पदार्थ होता है ना, और ये कांच है, और ये एबोनाइट है, एबोनाइट। ओके, तो कांच तो जब आप रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो यहां प्रतिकर्षण होता है। एबोनाइट जब आप ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो यहां प्रतिकर्षण होता है, और यहां पर कांच और एबोनाइट में आकर्षण होता है। इससे यह पता चलता है कि कांच में जो आवेश उत्पन्न हुआ है, कांच में जो आवेश है वो एबोनाइट में आवेश से भिन्न है। कांच में जो आवेश है वो एबोनाइट के आवेश से भिन्न है। इस प्रकार हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, ये कंक्लूजन निकालते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है। उस समय देखिए, जब हम आए नहीं हैं अभी प्लस माइनस में, तो कांच में जो उत्पन्न आवेश है उसे नाम दिया गया था कांचाव आवेश, कांचाव आवेश, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं विट्रस, VITREOUS, विट्रस। कांच में उत्पन्न आवेश को कांचाव आवेश नाम दिया गया, और एबोनाइट के छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे बोला गया रेजिनस। इंग्लिश में इसका नाम है रेजिनस। हिंदी में भी शायद रेजिनस ही है, कांचाव रेजिनस, ओके, विट्रस रेजिनस। बाद में वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। हम लोग कहां पहुंच गए, हम लोग तो अगले टॉपिक में पहुंच गए, यहीं पे हमको लिखना पड़ेगा। हम लोग बात कर रहे हैं साहब बेंजामिन फ्रैंकलिन की। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम याद रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनके बारे में वो कहानी प्रचलित है ना, पतंग से विद्युत को जमीन पर लेकर आए थे पतंग से, याद है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस कांचाव आवेश को बोला धनावेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और इस रेजिनस आवेश को बोला ऋणावेश।
ओके, तो आवेश दो प्रकार के हो गए, एक हो गया धनावेश और एक ऋणावेश। और इस प्रयोग से क्या यह तो स्पष्ट ही है कि समान आवेश में, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। आवेश दो प्रकार के हैं, धनावेश, ऋणावेश। और आवेश की ये जो चिन्ह परिपाटी है तो अभी भी प्रचलित है कि जब आप कांच की छड़ को किसे रगड़ेंगे, आप कांच की छड़ को जब आप रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे, कांच की छड़ को जब आप रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं धनावेश। एबोनाइट की छड़ को आप जब ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे, ऊनी कपड़े से जब रगड़ेंगे तो एबोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं ऋणावेश। और आवेश की ये जो चिन्ह परिपाटी है अभी भी प्रचलित है। धन आवेश, ऋण आवेश। समान आवेशों में क्या होगा, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि अगर ये एक वस्तु है, चलो ये आपका कंघी है, अगर मैं इसको ऐसे ही कागज के पास लेकर जाता हूं तो क्या ये कागज को आकर्षित करता है? नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन जब आप इसे ऐसे बालों से रगड़कर या किसी कपड़े से रगड़कर कागज के टुकड़े के पास लेकर जाएंगे तो ये कागज के टुकड़ों को आकर्षित करेगा। तो कैसे ये हम बोल रहे हैं कि आवेशित हो गया है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये आवेशित कैसे हो जा रहा है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। चलिए देखते हैं कैसे है। हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना है, कोई भी पदार्थ अणुओं से मिलकर बनता है। कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना है, कोई भी पदार्थ अणुओं से मिलकर बनता है। और हम ये भी जानते हैं कि अणु किससे मिलकर बनते हैं, परमाणु से बनते हैं भाई। और परमाणु की संरचना के लिए हमने बहुत सारे मॉडल्स पढ़ रखे हैं। तो परमाणु की संरचना कैसी है, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें क्या होगा, उस केंद्र में प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होगा। पढ़ा है ना आपने, 11 में पढ़ा होगा, 9 में भी पढ़ा है कि परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन जो कि धनात्मक है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है, उदासीन है। नाभिक में ही परमाणु का समस्त धनावेश है और उसका समस्त द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है। और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, जो कि होते हैं कैसे आवेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। ओके, तो ये है परमाणु की संरचना। पहली बात तो ये, जो भी पदार्थ आप देखते हैं सभी पदार्थ किससे मिलकर बनते हैं, अणुओं से मिलकर बनते हैं, और अणु मिलकर बने हैं परमाणुओं से। और परमाणु की संरचना पे अगर आप ध्यान दें तो परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, उस नाभिक में प्रोटॉन जो कि धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन जो कि उदासीन कण है, और उस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणात्मक कण है परिक्रमा करते रहते हैं। और किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। किसी भी परमाणु में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और एक प्रोटॉन पे जितना धनात्मक आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पे उतना ऋणात्मक आवेश होता है। यानी कि किसी भी परमाणु में जितना धन आवेश है उतना ऋण आवेश भी होता है। यानी परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, विद्युत रूपेण उदासीन। विद्युत रूप से क्या होगा, ये उदासीन होता है। परमाणु विद्युत रूप से क्या होगा, उदासीन होता है। क्लियर है यहां तक? फिर से क्लियर करते हैं। ये रहा परमाणु, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन धनात्मक है, न्यूट्रॉन उदासीन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, ऋण आवेशित कर रहे हैं। जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन भी होता है। एक प्रोटॉन पे जितना धन आवेश होता है उतना ही आवेश ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है। क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं, यानी जितना धन आवेश है उतना ऋण आवेश भी है। इसलिए
परमाणु क्या होगा, विद्युत रूप में उदासीन होता है। ओके, अब देखिए नाभिक में धन आवेश है यानी प्रोटॉन है, और आसपास की कक्षाओं में जो कक्षाएं हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है। इस धनात्मक जो आपका नाभिक है जो कि धनावेशित है, इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। आप बोलते हो कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल लगता है, एक्चुअली में नाभिक में प्रोटॉन ही है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को तो कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यानी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है आकर्षण बल, क्योंकि दोनों ही अलग अलग आवेश हैं, विजातीय आवेश है, दोनों में आकर्षण बल लगेगा। जो इलेक्ट्रॉन अंदरूनी कक्षाओं में परिक्रमा कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन अंदर की कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, वो बहुत ही प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से उस नाभिक से जुड़े होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्या ध्यान दीजिएगा, बद्ध इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन कहेंगे हम लोग, बद्ध इलेक्ट्रॉन। जो अंदर की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं, जो नाभिक के साथ बहुत ही प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। बहुत ही ज्यादा मोह माया उनके बीच। पास है ना, पास रहो तो प्यार ज्यादा ही होता है कुछ। तो ये नाभिक और अंदर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा प्रबल, बहुत ज्यादा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। तो अंदर के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, अंदरूनी कक्षाओं में, अंदर की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं उसे बोलेंगे बद्ध इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे जैसे आप नाभिक से दूर होते जाओगे, यह आकर्षण बल कम होता जाएगा, दूरी बढ़ेगी, प्यार कम होता जाएगा। ये दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी, यह आकर्षण बल कम होता जाता है। और सबसे बाहर वाली कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहर वाली कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बहुत ही कम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम नाम देते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन ही किसी पदार्थ के आवेशित होने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही कोई पदार्थ आवेशित होता है। पीछे समझ लीजिए कि बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। अंदर वाली कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं, जो बहुत ही प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से नाभिक से जुड़े हुए हैं, उसे हम लोग बोलेंगे बद्ध इलेक्ट्रॉन। और जैसे जैसे आप उस नाभिक से दूर जाएंगे, यानी बाहर की कक्षाओं में जाएंगे, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कम होता जाएगा। सबसे बाहर वाली कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो बहुत ही कम आकर्षण बल से जुड़े हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और किसी भी पदार्थ के आवेशित होने में इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ही रोल होता है। यही मुख्य किरदार में होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए। जो बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत ही क्षीण स्थिर, क्षीण यानी बहुत ही कम आकर्षण बल से जुड़े हैं। तो जब आप एक पदार्थ को रगड़ते हैं, आपने और केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, या हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो हम एक कार्यफलन की बात करते हैं, वर्ग फंक्शन। अभी आपको ये थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा कि कार्यफलन क्या है। कार्यफलन एक्चुअली में वह मिनिमम ऊर्जा है। कार्यफलन वह कम से, देखो नाम कार्य है, लेकिन कार्य से इससे कोई लेना देना नहीं है। कार्यफलन वह ऊर्जा है जो किसी भी परमाणु से, किसी भी पदार्थ के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि अब वह ऊर्जा उस परमाणु को, उस पदार्थ के उस परमाणु को वह उतनी ऊर्जा आप दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर आ जाएगा। किसी भी पदार्थ को अगर आप उसके कार्यफलन के बराबर या उससे ज्यादा ऊर्जा दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उस परमाणु से बाहर निकलने लगेंगे। देखो किसी भी चीज की कीमत होती है, कोई भी चीज की कीमत होती है, हर आदमी बिक जाता है, हर आदमी की कीमत होती है। वैसे ही देखो है तो बाहर में इलेक्ट्रॉन, हम बोल रहे हैं कि बहुत ही कम आकर्षण बल से जुड़े हैं, लेकिन जुड़े तो है ना। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकालना है तो आपको कुछ तो देना पड़ेगा, और कम से कम वह ऊर्जा, कम से कम ऊर्जा जिससे कि इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर आ जाए, उस ऊर्जा को ही हम लोग कहते हैं कार्यफलन। अगर आप कार्यफलन के बराबर ऊर्जा दे दोगे
तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और अब देखिए, जब आप पदार्थ को ऐसे रगड़ते हैं तो आप क्या दे रहे हैं उसको, आप उसको ऊर्जा दे रहे हैं। एक्चुअली में आप काम कर रहे हैं तो किया गया कार्य वहाँ ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप ऊर्जा दे रहे हैं और जब उस इलेक्ट्रॉन को, उस पदार्थ के परमाणु को अपनी कार्यफलन के बराबर, परमाणु है, परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, और जब उस इलेक्ट्रॉन को कार्यफलन के बराबर ऊर्जा मिल जाता है तो वहां से बाहर आ जाता है। ठीक है, बाहर आ जाएगा और कहां जाएगा, बाहर निकल के कहां जाएगा। एक्चुअली में देखिए, ये हमने एक ले लिया, ठीक है, ये एक पदार्थ हो गया, ये बीच में नाभिक है, ये नाभिक है, ये एक पदार्थ का परमाणु हो गया। इसको आप रगड़ रहे हैं किसी दूसरे पदार्थ से, चलिए ये देख लेते हैं, ये हो गया। ओके, तो जब आप इसको इसे रगड़ेंगे तो यहां का इलेक्ट्रॉन निकल के क्या चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, यहां का इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा। इसको देखो, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी पड़ेंगी, लेकिन हम लोग थोड़े में ही काम चला लें क्योंकि डिटेल में हम लोग को चैप्टर 11 में पढ़ना ही है। यहां पर देखो क्या है, इस परमाणु का आकार बड़ा है, यानी कि इसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही कम स्थिर वैल्यूड बल से जुड़ा है, लेकिन इस परमाणु का आकार छोटा है, यानी यहाँ का आकर्षण बल ज्यादा है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ नहीं आएगा। आपके मन में सवाल जरूर आएगा, सर इसका इलेक्ट्रॉन इसको ही क्यों जा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर क्यों नहीं आ रहा। तो रीजन क्या है, इस परमाणु का आकार बड़ा है ना, तो जैसे जैसे नाभिक से दूर जाओगे ये जो स्थिर वैल्यूड आकर्षण बल है कम होता जाएगा, और ये छोटा है तो यहाँ का बाहरी कक्षा में भी, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर भी इसके मुकाबले में ज्यादा आकर्षण बल है, तो इसको ज्यादा जकड़ के रखा है। तो ये क्या करता है, जब इसका आप यही समझ सकते हो कि इसका कार्यफलन कम है, इसका कार्यफलन ज्यादा है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम ऊर्जा में ही काम चल गया। तो जब आप इसको रगड़ रहे हो ऐसे करके, तो इसको इसके कार्यफलन के बराबर ऊर्जा मिल गया तो यहां से निकल के इसमें चला जाएगा। और अब यहीं पे हो जाता है मामला फिट, कि पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहां पे बराबर था, जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी थे, लेकिन जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चला गया इस वाले पदार्थ से, मान लो ये ए है और ये बी है, जब ए से निकल कर इलेक्ट्रॉन बी में चला गया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, और इलेक्ट्रॉन की कमी आने से प्रोटॉन थोड़ा ज्यादा हो गया। देखो प्रोटॉन बढ़ नहीं रहा है, प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर है, प्रोटॉन कभी भी निकल के बाहर नहीं जाता, या प्रोटॉन कम या ज्यादा नहीं होता, प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर है। जो भी मामला है वो इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो धनावेश ज्यादा हो गया, तो बोलेंगे ये क्या हो गया, ये धनावेशित हो गया। इलेक्ट्रॉन की कमी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेशित है, और इसमें क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इसके बाद इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन तो उतना ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो हम बोलेंगे ये क्या हो गया, ये ऋणावेशित हो गया, ये ऋणावेशित हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ से निकल रहा है तो पदार्थ क्या हो जाएगा, वो पदार्थ धनावेशित हो जाएगा, और अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो ऋणावेशित हो जाएगा। ये है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। कोई भी पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है, अणु परमाणु से मिलकर बने हैं। परमाणु की संरचना ध्यान दीजिए, बीच में नाभिक है, चारों तरफ, और अच्छा नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन धनात्मक होता है, बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं जो कि ऋणावेशित कर रहे हैं। किसी एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और एक प्रोटॉन पे जितना धन आवेश होता है उतना ऋणावेश भी होता है, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो एक जो परमाणु है विद्युत रूप से क्या होगा, उदासीन होगा। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है उसे हम लोग बड़े इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जब एक पदार्थ को, अब ये आवेशित होने का कारण क्या है, जब एक पदार्थ को आप दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं, कार्यफलन को भी याद रखिएगा, कार्यफलन वह मिनिमम ऊर्जा है, वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है। तो जब आप एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं और मान लीजिए इसका कार्यफलन कम है, इसका कार्यफलन ज़्यादा है, तो इसको कार्यफलन के बराबर ऊर्जा मिल जाएगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है तो यहाँ धनावेश ज़्यादा हो जाता है, यहाँ एक्चुअली में धनावेश ज़्यादा नहीं हो रहा है भैया, प्रोटॉन उठना का उतना ही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, धनावेश ज़्यादा हो गया।
इलेक्ट्रॉन की कमी ही क्या कहलाएगी, धनावेशित कहलाएगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है तो यह ऋणावेशित कहलाएगा। तो ये प्रक्रिया है किसी भी पदार्थ के आवेशित होने का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, हम लोग जब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वहां बोलेंगे। ये प्रेरण द्वारा आवेशित हो गया है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है या स्थिर वैद्युत प्रेरण क्या है, चलिए समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। ये है मेरे पास एक अनावेशित छड़, क्या है मेरे पास, ये एक अनावेशित छड़ है, अनावेशित, ध्यान दीजिएगा इस प्रक्रिया मैं आपको समझा रहा हूं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है। ये अनावेशित छड़ है, ओके, जिसमें प्रोटॉन है उनमें इलेक्ट्रॉन भी है। मैं इसके पास एक आवेशित छड़ लेकर आ रहा हूं, मैं इसके पास एक आवेशित छड़ लेकर आ रहा हूं। चलिए क्या लेकर आ रहा हूं मैं इसके पास, मैं इसके पास एक आवेशित छड़ लेकर आ रहा हूं। मैं इसके पास क्या लेकर आ रहा हूं, मैं इसके पास एक आवेशित छड़ लेकर आ रहा हूं। जब मान लीजिए कि धनावेशित है, जब इस धनावेशित छड़ को आप लेकर आएंगे इसके पास तो क्या होगा, इस अनावेशित छड़ में, अरे क्षण लिख दिया हूं, सॉरी छड़, इस अनावेशित छड़ में धनावेश भी है ऋणावेश भी है। तो जब आप इस धनावेशित छड़ को इसके पास लेकर आएंगे तो धनावेश क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित होकर इस साइड आ जाएगा, और ऋणावेशित आवेशित होकर इस साइड आ जाएगा। अच्छा होगा कि नहीं होगा, अभी तो आपको बताया गया ना कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो धन आवेशित छड़ को आप लेकर आएंगे तो इस छड़ का जो धन आवेश है वो प्रतिकर्षित होकर दूसरे साइड चला जाएगा, विपरीत हो चला जाएगा, और जो ऋण आवेश है वो आकर्षित होकर इसकी ओर आ जाएगा। यानी कि हो क्या रहा है कि जब आप एक अनावेशित छड़ के पास एक आवेशित छड़ को लेकर आओगे तो ये जो अनावेशित छड़ है उसके पास वाले सिरे में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है और दूर वाले सिरे में समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे ही बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। परिभाषा में पढ़ देता हूं, जब किसी आवेशित छड़ को विद्युत रोध स्टैंड पर रखे किसी अनावेशित चालक के पास लाया जाता है, जरूरी नहीं है कि वो विद्युत रोध स्टैंड पर ही हो, बस आपको करना क्या है कि अनावेशित चालक के पास किसको लाएंगे आप, एक आवेशित चालक को लाया जाता है। तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर, अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश, विपरीत आवेश, और दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण, आवेश का प्रेरण या स्थिर वैद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके, चलिए आगे बोलते हैं। और ये इस वीडियो लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली में आपको इस लेक्चर में यही पढ़ना है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। वैद्युत आवेश के मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश के बेसिक गुण। तो वैद्युत आवेश के क्या क्या गुण हैं, देखिए मूल गुणों की बात करेंगे। सबसे पहले है आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ये है 3 मूल गुण, जिसमें ये वाला गुण आपको याद रखना ही रखना है और यही आपको समझना भी है, बाकी दोनों तो आपको समझ में ही गया होगा। तो आवेश के मूल गुणों की बात करते हैं। तो आवेश के मूल गुणों में आप 3 गुणों की बात कर रहे हो, आवेश का संरक्षण, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अच्छा लगता है बोलने में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। सबसे पहले बात करते हैं आवेश का संरक्षण। इससे पहले आप बहुत सारे संरक्षण के नियम पढ़ चुके हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊष्मा संरक्षण का नियम, वैसे ही है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी वियुक्त या किसी पृथक्कृत निकाय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश संरक्षित रहता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कुल आवेश क्या रहेगा, किसी भी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। चलिए मैं लेता हूं एक पृथक्कृत निकाय, यह है मेरा पृथक्कृत निकाय, ओके समझिएगा। और इस निकाय में मान लीजिए 2
वस्तु है, एक वस्तु ये हो गया, एक वस्तु ये हो गया। इसमें कुछ आवेश होगा, इसमें कुछ आवेश होगा, इसमें कुछ आवेश है, इसमें भी कुछ आवेश है। इनमें लड़ाई झगड़ा, आदान प्रदान, लेना देना जो भी चलेगा चलेगा। इनमें जो भी अंतःक्रिया होगी सो होगी, ठीक है। इनका जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी इनके बीच में अंतःक्रिया हो रहा है, आवेशों का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन ये जो आइसोलेटेड निकाय है, जो आइसोलेटेड सिस्टम है, जो पृथकृत निकाय है, इस निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहेगा। देखो, हो सकता है इसमें किसी क्षण पे आवेश 5 रहा हो, +5 रहा हो, इसमें आवेश +10 रहा हो। तो इस निकाय का टोटल आवेश कितना है? इस निकाय का टोटल आवेश +15 है, +15 है। हो सकता है फिर आवेशों का आदान प्रदान चला हो, इसमें आवेश कुछ 7 हो गया हो, इसमें आवेश कुछ 8 रहा हो। 7 + 8 अभी भी 15 ही होगा। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ रहे हो कि नहीं? आप समझ रहे हो ना कि किसी एक पदार्थ के आवेश में कमी या वृद्धि हो सकती है। एक निकाय में अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं, एक निकाय में अगर बहुत सारे कण हैं, तो उन कणों के स्वतः मतलब अगर कोई बहुत सारे कण हैं, अनगिनत कण हैं, तो प्रत्येक कण के आवेश में कमी या ज्यादा हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो निकाय है, पृथकृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहेगा। क्योंकि अगर एक का घटेगा तो दूसरे का बढ़ेगा। इसका जितना घटा है उसका उतना बढ़ा है। देखिए, इसका 2 बढ़ा है तो इसका 2 घटा है। तो किसी भी पृथकृत निकाय का कुल आवेश क्या रहता है? किसी भी पृथकृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। यही है क्या? यही है आवेश संरक्षण का नियम। अच्छा, अब आपके सवाल जहन में ये सवाल आएगा कि आवेश, अच्छा इसको आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो अब आपके जहन में ये सवाल आता है कि जब आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, तो कोई पदार्थ आवेशित कैसे हो रहा है? बहुत आसान है। चलो, ये एक पदार्थ हो गया, ये एक पदार्थ हो गया, ये ए है, ये बी है, ठीक है, कोई आवेश नहीं है किसी में भी। जब आप इन दोनों को रगड़ेंगे तो देखो ना भाई, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दिया, तो इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना। इसके बाद जब 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। जब इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो इसमें 4 धन आवेश आ गया, इसमें 4 ऋण आवेशित हो गया। ये तो अभी भी कुल कितना है? +4 -4 0। यही तो बोल रहे हैं कि इसमें जितना ऋण आवेश उत्पन्न होगा, सॉरी धन आवेश है क्योंकि दिया है ना, इसमें जितना धन आवेश उत्पन्न होगा, इसमें उतना ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो अभी भी कुल योग कितना मिलेगा? कुल योग आपको 0 नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। और कुछ इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं कि किसी भी वियुक्त अथवा पृथकृत निकाय का कुल आवेश क्या रहेगा? संरक्षित रहता है। और अब बात करते हैं आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझने से पहले देखिए, जो मूलभूत आवेश किसको बोलते हैं? मूलभूत आवेश क्या होता है? मूलभूत आवेश समझ लीजिए आप। मूलभूत आवेश आप जितना बेसिक से पढ़ेंगे ना यार, उतना ही सही रहेगा। आपका बेस, आपका नींव जितना ज्यादा मजबूत होगा, उतना सुनहरा गुंबद बनेगा और अनंत काल तक खड़ा रहेगा। अगर नींव कमजोर हुआ तो फिर तो बिल्डिंग ढहनी है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसे ही हम लोग कहते हैं मूलभूत आवेश, और ये इतना होता है, मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पे जितना ऋण आवेश है उतना ही प्रोटॉन पे धन आवेश है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही है मूलभूत आवेश। और अब आपको पता है कि जब 2 पदार्थों को रगड़ा जा रहा है, या फिर जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसा होगा? एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 15 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 20 इलेक्ट्रॉन जाएगा। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन, 1.25 इलेक्ट्रॉन, 11.5 इलेक्ट्रॉन या 11.25 इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाएगा ना। कभी भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो पूर्णांक संख्या में होगा। 10 इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गया, 15 इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गया, 100 इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गया। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हमेशा पूर्णांक संख्या में होता है।
और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हमेशा कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है, यही मूलभूत आवेश है। और जब इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाएगा यानी कि हमेशा इतने आवेश का स्थानांतरण होगा, हमेशा इतने आवेश का स्थानांतरण होगा। अब यहीं से नियम बनता है, यहीं से गुण आता है कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई ई के पूर्ण गुणज में होते हैं। नियम लिख दिया। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या क्या लिख दिया, बहुत आसान है, समझो, बहुत आसान है, समझो। मान लीजिए चलिए एक पदार्थ है, ये पदार्थ गोली बनाता हूँ, अच्छा फिलहाल है उसमें, ये एक पदार्थ हो गया। यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमेशा पूर्णांक संख्या में ही निकलेगा, 5 इलेक्ट्रॉन निकलेगा या 15 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कभी भी वो भिन्न के रूप में नहीं निकलेगा कि 12.25 निकल गया या 17.25 इलेक्ट्रॉन निकल गया, नहीं ना, नहीं निकलेगा। तो जब भी किसी एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन निकलता है या किसी एक पदार्थ को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो हमेशा पूर्णांक संख्या होती है। यानी कि जब भी कोई पदार्थ आवेशित होगा तो हमेशा उस ई का क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो कोई भी पदार्थ जब आवेशित होता है तो इस मूलभूत आवेश का हमेशा क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। यही तो आपको बोल रहे हैं कि जितना भी आवेश होता है इस ई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यानी जब भी आवेश को हम लोग क्यू से दिखा देते हैं तो ये आवेश हमेशा क्या होगा, इस ई का पूर्ण गुणज होगा। किसी भी पदार्थ पर आवेश, किसी भी पदार्थ पर आवेश इस मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। और कारण क्या है इस पूर्ण गुणज का? पूर्ण गुणज का कारण क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉन आधा अधूरा नहीं होता, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, और इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का क्वांटमीकरण। किसी भी पदार्थ में या किसी भी वस्तु में जो आवेश होता है उस ई का, इस मूल आवेश का हमेशा पूर्ण गुणज होगा। इस आवेश ई का इस मूलभूत आवेश का हमेशा पूर्ण गुणज होता है। आपको याद रखना है Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE। ओके, चलिए आगे बोलते हैं। आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसको तो मैं समझाने वाला ही नहीं हूं। वैद्युत आवेश योज्य होते हैं। किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों का बीजीय योग के बराबर होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? मान लीजिए एक पदार्थ है या एक निकाय है, इस निकाय के विभिन्न विभिन्न भागों में अलग अलग आवेश हैं। यहाँ पे +5 आवेश है, 5 कूलम ले लो। यहाँ पे +15 कूलम है, यहाँ इस वाले भाग में +10 कूलम है। और ऋण आवेश भी हो सकते हैं, ये निकाय है ना, यहाँ पे हो सकता है कि -10 कूलम हो, यहाँ पे हो सकता है इस वाले भाग में -8 कूलम हो। तो आवेशों की योज्यता क्या है कि इस निकाय का जो कुल आवेश होगा उसके विभिन्न विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होगा। तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, +5 +10 +15, प्लस वाले को जोड़ेंगे, -10 -8, देख लीजिए कितना हो जाएगा, 5 10 15 15 15 30 30 -10 20 20 -8 +12 कूलम। ओके, तो इस निकाय का कुल आवेश कितना है, +12 कूलम है। यही तो है आवेशों की योज्यता कि किसी भी एक निकाय में जो कुल आवेश होता है उसके विभिन्न विभिन्न भागों के आवेश का बीजगणितीय योग होता है। और अब इस लेक्चर के एंड में एक सवाल है आपसे। देखिए, हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ई कितना होता है, 1.6 इंटू -19 कूलम, यानी कि 1 कूलम नहीं है। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि कितने इलेक्ट्रॉनों से 1 कूलम आवेश निर्मित होगा, यानी कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश मिलकर 1 कूलम आवेश बनाएगा, यानी कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे। बहुत आसान है। Q इक्वल टू अभी हमने पता है NE, यही तो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यही तो है आवेश का क्वांटमीकरण। Q इक्वल टू NE है। और यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि आवेश को कितना होना है, आवेश को 1 कूलम होना है। हमको n नहीं मालूम है, यही तो पता करना है।
ई का मान तो आपको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से आपको n मिल जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18। एक कूलाम आवेश, एक कूलाम जो आवेश होता है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18। ओके, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है कि क्या क्या पढ़ा है, वैसे क्या क्या पढ़ा है मैं तो भूल गया, इतना लंबा आ गए आगे कि हम पीछे भूल गए। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्या होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण विद्युत क्या है। उसके बाद हमने आवेश के बारे में जाना, आवेश के प्रकार के बारे में जाना। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात की, स्थिर वैद्युत प्रेरण की बात की। उसके बाद हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज पढ़ी है वो है आवेशों के मूलभूत गुण। 3 गुण है, आवेशों का संरक्षण, आवेशों का क्वांटमीकरण, आवेशों की योज्यता। सबसे इंपॉर्टेंट है आवेशों का क्वांटमीकरण, कि किसी भी पदार्थ में जो आवेश होता है वो हमेशा इस मूल आवेश का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा, Q = NE। कभी भी वो फ्रैक्शन के पार्ट में नहीं होगा, कभी वो भिन्न के रूप में नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।